ग्रोइंग मोर पॉसिबल। जी हाँ, आपने सही सुना, आपकी ग्रोथ संभव है। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैं एवरीडे आपके साथ आऊँगा और आपसे मिलकर बातें करूँगा और फाइनेंशियल ग्रोथ एंड प्लानिंग के रिगार्डिंग में हम लोग डिस्कस करेंगे इस प्लेटफॉर्म पे। लेकिन इसके लिए हमें और आपका साथ होना जरूरी है, और ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि आप और मेरा साथ कैसे बन सकता है। तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही समझें और मुझसे जुड़ने का प्रयास करें। आज हम लोग म्यूचुअल फंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है, और डिस्कशन के बाद मैं आपको इसकी एक सिंप्लीफाइड नोट्स में पीडीएफ के माध्यम से मुहैया कराऊंगा। तो आप मेरी वीडियो को पूरा देखें और अंत तक बने रहेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि म्यूचुअल फंड्स क्या होता है। ये एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है और आज के डेट में ये बहुत ही ज़्यादा हाइप क्रिएट कर रखा है मार्केट में, लेकिन बहुत लोगों को इसकी जानकारी प्रॉपर नहीं है। तो मेरी प्रयास होगी कि मैं आपको बहुत ही सिंपल और साधारण शब्दों में म्यूचुअल फंड्स को समझा पाऊँ। तो म्यूचुअल फंड है क्या? देखिए, ये म्यूचुअल फंड जो है ना, एक इन्वेस्टमेंट टूल है। आप ऐसे समझिए इसे, ये एक इन्वेस्टमेंट टूल है जो क्या होता है, जिस टूल के माध्यम से आम पब्लिक से छोटे छोटे पैसा कलेक्ट किए जाते हैं एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा, और स्टॉक्स, बॉन्ड्स और किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट किए जाते हैं। अब कहेंगे सर कि ये सर स्टॉक में तो हम भी पैसा डाल सकते हैं। तो हाँ, आप डाल सकते हैं, लेकिन आप 1000 रुपया किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। आप 500 रुपया किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे और उसका पूरा बेनिफिट आप नहीं ले पाएंगे। लेकिन एक छोटा इन्वेस्टर जो होता है 500 रुपए से भी एंट्री कर सकता है इस मार्केट में, लेकिन वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी के माध्यम से अगर जाएगा तो ठीक है ना। तो म्यूचुअल फंड क्या है? ये एक इन्वेस्टमेंट टूल है जिसके माध्यम से मार्केट से छोटे छोटे इन्वेस्टर यानी कि आम पब्लिक के द्वारा थोड़ा पैसा कलेक्ट किया जाता है, और उस पैसे को एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, वो बड़ी कंपनी के स्टॉक्स, शेयर्स एंड बॉन्ड्स एंड अदर सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करती है, और उससे होने वाले प्रॉफिट को आप सभी पे डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। चलिए मैं आपको इसे बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाने का और प्रयास करता हूँ। सपोज हम बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में बहुत सारे इन्वेस्टर हैं, लेकिन हम 1000 का सैंपल साइज लेते हैं। इन 1000 लोगों के द्वारा किसी एक म्यूचुअल फंड कंपनी में 1000 रुपए इन्वेस्ट किए जाते हैं। टोटल कितने हो गए? पूरे 10 लाख बनते हैं। ये 10 लाख एक म्यूचुअल फंड कंपनी इन्वेस्ट करेगी किसी कंपनी के शेयर में या अदर एसेट्स में इन्वेस्ट करेगी, और उसे जो होने वाली प्रॉफिट होगी उसे आप सभी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। तो ये काम आखिर कौन करता है? किसे इतनी जानकारियां होती है? तो जितने भी एएमसी होते हैं, दैट इज कॉल्ड एसेट मैनेजमेंट कंपनी, उनके पास हाईली क्वालिफाइड फंड मैनेजर्स होते हैं, और वही फंड मैनेजर्स आपके द्वारा दिए गए पैसों का सदुपयोग करते हैं और सही जगह इन्वेस्ट करते हैं, ताकि थोड़ा एक्स्ट्रा प्रॉफिट बना के आपको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये होता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का, म्यूचुअल फंड कंपनियों का काम करने का तरीका। तो कुछ की पॉइंट्स हम समझ लेते हैं म्यूचुअल फंड में क्या क्या होता है। जैसे एक फंड मैनेजर बहुत ही अहम कड़ी निभाता है। फंड मैनेजर ही आपके द्वारा इन्वेस्ट किए गए पैसे को सही सलामत पैसा बनाकर आपका वेल्थ को मैक्सिमाइज करके और आपको वापस करता है प्रॉफिट के माध्यम से। तो फंड मैनेजर होते हैं, और जहां पैसा आपका इन्वेस्ट होता है, जैसे शेयर्स, बॉन्ड्स, स्टॉक्स, गोल्ड, ये सारी चीजें होती है, इनको हम एसेट कहते हैं। तो इन्हीं एसेट क्लास में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। एक और पॉइंट आता है NAV, नेट एसेट वैल्यू हम लोग कहते हैं। तो नेट एसेट वैल्यू क्या है? नेट एसेट वैल्यू है, देखिए म्यूचुअल फंड कंपनियां जो होती है ना, जब आप किसी कंपनी में डायरेक्टली इन्वेस्ट करेंगे तो आप शेयर खरीदेंगे, लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड कंपनी के माध्यम से शेयर मार्केट में जब इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपको यूनिट्स अलॉट करती है। ये वो यूनिट्स की भी एक वैल्यू होती है। यूनिट की जो भी वैल्यू होती है एक पर्टिकुलर डे को, उसे हम लोग नेट एसेट वैल्यू कहते हैं। तो एज अ इन्वेस्टर
इन म्यूचुअल फंड आपके पास आपको जो मिलता है यूनिट होता है, उस यूनिट की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी ना, आपका इन्वेस्टमेंट का साइज भी बड़ा होता चला जाता है। तो हमने क्या क्या देखा, यूनिट्स देखा, एनएवी देखा, एसेट क्लास देखा और फंड मैनेजर देखा, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये म्यूचुअल फंड कितने तरह के होते हैं। तो देखिए, म्यूचुअल फंड में बेसिकली हम लोग इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। पहला इक्विटी, 4 कैटेगरी में इसको डिवाइड करता हूँ। पहला इक्विटी, डेट फंड्स, हाइब्रिड फंड्स एंड गोल्ड एंड कमोडिटी फंड्स। तो कुछ ऐसे फंड्स होते हैं जो केवल इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किए जाते हैं। अब इक्विटी क्लास को भी मैं और कई पार्ट में बांट सकता हूँ, जैसे लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, फ्लैक्सी कैप, ऐसे करके हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आगे चल के हम लोग वो सारी चीज़ें देखेंगे, लेकिन आज हमारा केवल म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स, बेनिफिट्स और क्या है म्यूचुअल फंड्स, यहीं तक हम लोग सीमित रहेंगे। तो पहला क्लास था हमारा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, जो अगर इस म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा स्टॉक में जाएगा, दैट इज कंपनियां के शेयर्स में जाएगी, और ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है, रिस्क भी हाई होता है और रिटर्न भी हाई होता है। आपका पैसा स्टॉक में इन्वेस्ट होते हैं, राइट। दूसरा डेट फंड्स। डेट फंड्स क्या होता है, ये आपका पैसा सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होते हैं। इन कंपैरिजन टू इक्विटी रिस्क थोड़ा कम होता है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा कम होता है, ऑलमोस्ट आप कहेंगे कि नो रिस्क होता है। ये रिस्की कब हो सकता है, जिस कंपनी का बॉन्ड्स आपने ले रखा है या आपके द्वारा इन्वेस्ट किए गए पैसों से जिन कंपनी का बॉन्ड्स ले रखा है, अगर वो कंपनी किसी कारणवश डूब जाती है, उसी केस में आपको लॉस होता है, अदरवाइज नहीं होता है। अदरवाइज आपको पूरा पूरा पैसा विद इंटरेस्ट आपको वापस होता ही, ये गारंटी होता है, ये गारंटीड होता है। जैसे बैंक में आप एफडी करते हैं ना, तो एफडी के जैसा ही ये होता है। हाइब्रिड फंड्स दोनों का मिक्सचर होता है, बैलेंस्ड होते हैं, थोड़ा कम रिस्क होता है, बैलेंस रिस्क होता है, रिस्क भी होता है, रिटर्न भी होता है, और ठीक है ना। और आगे चलते हम लोग गोल्ड या कमोडिटी। तो गोल्ड एंड कमोडिटी रिलेटिवली रिस्की नहीं होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं आज की डेट में कोई भी अगर रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट की बात करता है तो गोल्ड की बात करता है। तो आप गोल्ड रिलेटेड एसेट में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको रिस्क नहीं होता है, ठीक है ना। आगे कुछ स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि किस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। तो देखिए, म्यूचुअल फंड में ना 2-3 तरह के होते हैं, जैसे ओपन एंडेड होते हैं, क्लोज एंडेड होते हैं, इंटरवल फंड्स होते हैं। ओपन एंडेड क्या होता है, म्यूचुअल फंड का कोई भी फंड जब से लॉन्च करता है तब से लेकर एनी टाइम सेल एंड परचेज, दैट इज आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, विड्रॉ भी कर सकते हैं, इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, विड्रॉ भी कर सकते हैं, ये चलता रहता है, दैट इज कॉल्ड ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड क्या होता है ना, क्लोज एंडेड होता है आपकी मेच्योरिटी एक फिक्स डेट को ही होगी, उससे पहले आप विड्रॉ नहीं कर सकते, तो क्लोज एंडेड होते हैं। एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन आपका वहां से एग्जिट होना, यानी पैसा आप निकाल पाएंगे तभी जब उसकी मेच्योरिटी पूरा होगी, है ना, ये होता है। और इंटरवल फंड्स क्या होते हैं, ये क्या होते हैं कि कुछ मतलब टाइम टू टाइम ये ट्रांजेक्शन्स के लिए ओपन होते हैं, उस समय में आप पैसा उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं या तो निकाल भी सकते हैं, वो टाइम लाइन डिसाइडेड होता है, तो दैट इज कॉल्ड इंटरवल फंड्स, ठीक है ना। और क्या हो सकता है, तो किस तरह के इन्वेस्टमेंट गोल यहाँ पाए जाते हैं, तो ग्रोथ फंड्स हो सकते हैं, इनकम फंड हो सकते हैं, टैक्स सेविंग फंड हो सकते हैं। 3 तरह का मैं बताता हूँ आपको। एक होता है ग्रोथ फंड। तो ग्रोथ फंड में क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन का इस पे बात होती है, यानी आप आज पैसा लगा रहे हैं और थोड़ा लंबे समय के लिए जाएं तो आपका वेल्थ मैक्सिमाइज होगा, आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई करके आपको दिया जाएगा, ठीक है। इनकम फंड्स क्या है, जैसे आप बैंक में MIS करते हैं ना, मंथली इनकम प्लान, क्वार्टरली इनकम प्लान, इस तरह से आप कहते हैं, अगर आप इन्वेस्ट कर देते हैं और आपको पर मंथ आपको पैसा चाहिए तो आप इनकम फंड्स में डाल सकते हैं। इसके भी कई कैटेगरी होते हैं। आप टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, आपको टैक्स बचानी है साल में, तो आप टैक्स सेविंग फंड ले सकते हैं, जिसको ELSS के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या होता है कि अंडर सेक्शन 80C आपको डिडक्शन मिल जाएंगे गवर्नमेंट का टैक्स से रिलेटेड, टैक्स से आपको राहत मिलेगी, तो ये टैक्स सेविंग फंड्स कहलाते हैं। तो इस तरह के फंड्स आते हैं। और क्या, अब यहाँ अगर म्यूचुअल फंड के माध्यम से आते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलता है, म्यूचुअल फंड से बेनिफिट क्या होगा सर अब आप म्यूचुअल फंड के बारे में इतना बात कर रहे हैं, क्या फायदा है।
फ़ायदा बताता हूँ। फ़ायदा क्या होता है, अगर आप मान लेते हैं कि सपोज़ पहले मज़दूर जब गांव से बाहर जाते थे ना काम करने के लिए, और 6 महीने बाद वो पैसे लेकर आते थे ना, तो कुछ पैसा ऊपर वाले पॉकेट में, कुछ पैसा चोर की पॉकेट में, कुछ पैसा उनके बैग में, कुछ पैसा झोला में, ऐसे करके 3-4 जगह वो लोग पैसा लेकर आते थे। उनका क्या थिंकिंग हुआ करता था कि अगर रास्ते में चोरी हो जाएगी, डाकू छीनने के लिए आएंगे, तो ऊपर वाला पैसा निकल जाएगा, चोर की पॉकेट से निकल सकता है, बैग वाला बच जाएगा, झोला वाला बच जाएगा, ये तो होता था ना। तो वो कर क्या रहे थे आखिर, वो रिस्क को मिनिमाइज कर रहे थे। जी हाँ, डाइवर्सिफिकेशन से हमारा यही मतलब होता है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा आपका जा रहा है तो आपका रिस्क कम से कम कैसे हो। तो जब आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से पैसा इन्वेस्ट करते हैं आपका, तो आपका रिस्क मिनिमाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। यानी कि आपका पैसा एक जगह नहीं लगता, एक साथ 30-40 कंपनियों में लगती है, एक साथ 2-3 कैटेगरी में जाता है, 3-4 इंडस्ट्री में डिवाइडेड होता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होता है, जिसके कारण आपका रिस्क मिनिमम होते हैं। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, आप ये एएमसी जो होती है ना, म्यूचुअल फंड कंपनियां होती है, हाईली क्वालिफाइड और टैलेंटेड फंड मैनेजर अपॉइंट करके रखते हैं आपके बिहाफ में। आपका पैसा, आपका फंड्स इन्हीं के द्वारा मैनेज किया जाता है। क्या आप इनका सलाह ले सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए? नहीं, क्योंकि इनकी फीस काफ़ी हाई होती है। तो इनका भी बेनिफिट इस माध्यम में आपको मिलने वाला है, क्योंकि आपके द्वारा छोटा छोटा पैसा जो आप मिलके, हम सभी मिलके अगर एएमसी को देते हैं, तो इनके पास हाईली क्वालिफाइड मैनेजर्स होते हैं, ये हमारे फंड को मैनेज करते हैं और प्रोफेशनली मैनेज करते हैं, एंड दैट इज वाई उनकी एक्सपर्टाइज का भी बेनिफिट हमें मिलता है। लिक्विडिटी, आज के डेट में अगर कहेंगे ना, तो लैंड, जमीन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, बहुत ज़्यादा रिटर्न है, लेकिन क्या लिक्विडिटी है? नहीं। तो आप सारा का सारा पैसा एक ही जगह इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, आपके लिए लिक्विडिटी भी मैटर करता है। और यहाँ पर क्या है, लिक्विडिटी होती है जब आप ओपन एंडेड फंड में इन्वेस्ट करते हो, तो आपका एंट्री और एग्जिट का कोई बैरियर नहीं होता है, आप जब चाहे तब पैसा निकाल सकते हो और डाल भी सकते हैं, ठीक है ना। एक्सेसिबिलिटी कहेंगे, यानी कि आप कैसे पहुंच सकते हैं, तो 500 से लेके 1000 रुपया, 10,000 रुपया, लाख रुपया, जितना आप चाहें, यानी कि मिनिमम ब्रैकेट आपके एंट्री के लिए सिर्फ 500 रुपया होता है, ठीक है। फिर आप कहेंगे सर आप तो इतना सारा चीज बता रहे हैं, लेकिन क्या गारंटी है, कौन हमें देखेगा, हम तो कंपनी को पैसा देंगे, किसी तरह का कोई रेगुलेशन है क्या या नहीं है। जैसे जब हम लोग बैंक में पैसा देते हैं तो वहाँ तो आरबीआई सर सभी बैंकों का बाप बैठा हुआ है, अगर बैंक कुछ करेंगे तो आरबीआई उनको लताड़ मार देगी, तो हमारा पैसा को सुरक्षित रखता है। तो क्या यहाँ भी ऐसा कुछ है सर? जी हाँ, यहाँ भी है ना। यहाँ कौन है? सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये इन्वेस्टर के बिहाफ में हमेशा इन कंपनियों से को लताड़ते रहता है, इनको गाइड करता रहता है, और ये थोड़ी भी अगर डेविएट करने की कोशिश करते हैं तो उनकी लाइसेंस को रद्द करता होता है। कुछ भी कर सकता है ये, जब इन्वेस्टर का अगर हित नहीं होगा तो ये उनके साथ कुछ भी करने को तैयार रहता है। यानी आपके लिए सेबी छत्र छाया बनकर बैठा है, कोई दिक्कत नहीं। सर क्या इंश्योरेंस कंपनी जैसा यहाँ भी हमें कमीशन देना पड़ता है? जी हाँ, कमीशन तो देना ही पड़ता है, क्योंकि आपको प्रोफेशनली टैलेंटेड ट्रेंड मैनेजर्स का बेनिफिट आपको मिल रहा है, उनका कंसल्टेशन मिल रहा है, उनकी टैलेंट का बेनिफिट मिल रहा है, तो आपको कुछ ना कुछ कॉस्ट तो बेयर करना ही पड़ता है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी के जैसा नहीं। यहाँ 0.5% से लेकर 2% मैक्सिमम आपका पैसा जाता है, वो भी प्रॉफिट जनरेट करके ही लेती है कंपनियां, आप लॉस में कभी नहीं जाते हैं, ठीक है ना। तो ये तो है, कुछ तो खर्चा इसमें भी आता है। रिस्क सर, हाँ रिस्क भी है, मॉडरेट है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा रिस्की तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन म्यूचुअल फंड में भी अगर मार्केट का फ्लक्चुएशंस है तो थोड़ी रिस्क होगी। बट इफ़ यू गो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इन दैट केस, यानी लॉन्ग टर्म प्लानिंग अगर आपकी है ना, तो आप प्रॉफिट में ही निकलोगे, दिस इज गारंटीड। इसलिए ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, आप इस माध्यम से जा सकते हो, ठीक है ना। तो ये रहा सर। कंक्लूजन में मैं अंत में ये कहना चाहूँगा कि देखो भाई,
मैं आपको इन्वेस्टमेंट सजेशन नहीं दे रहा हूँ, मेरा बस इन्वेस्टर को अवेयर करने का प्रयास है। और मैंने शुरुआत किया है म्यूचुअल फंड से, और यही एक कैटेगरी नहीं है, बहुत सारी कैटेगरी है, और हर कैटेगरी से रिलेटेड मैं आपके लिए छोटी छोटी वीडियो लेकर आऊँगा।